सारांश जैसी थी, बन रही थी वो पिक्चर, मैंने बनानी थी महेश के साथ, कुछ हो गया नहीं बनी। तो फिर उसके बाद उसको निकाल दिया इसने, फिर संजीव कुमार को लिया, तो हरी भाई को लेके आए। तो रात को हम 4 बजे तक मेरे घर में हरी भाई, मैं, जगजीत और महेश बैठे हुए थे कहानी सुनाने को। उसने बोल दिया मैं करूँगा। उसके बाद इसको पता लग गया, ये आया, बड़ा झगड़ा, रोया धोया बहुत। उसने खुद कहा ये सब कि भाई मैं महेश को बोलो मैं उसको शराब दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, मुझे नहीं दिया मैं खुदकुशी कर लूँगा। बड़ा रोया। तो मैंने महेश को बुलाया, मैंने कहा महेश यार इसको कर दे। कहते यार ये तो हरी भाई के साथ बात हो चुकी तुम्हारे सामने, तुम्हारे घर पे। तो मैंने कहा नहीं यार इसको कुछ कर, ये कुछ कर देगा, तुम्हारे को शराब वराब नहीं लगना चाहिए। तो बड़ा मुश्किल से महेश को मनवाया। तो महेश ने फिर उसको सारांश दी। विनोद मेहरा हमारे ग्रुप में था, तो उसको, वो भी बेचारा स्ट्रगल बहुत कर रहा था। भैया क्या हुआ तुम उठ के ऐसे चल के? थे यार मेरे को टॉयलेट जाना था बहुत ज़बरदस्त, तो मैं टॉयलेट जाके फिर मेरे को ख्याल नहीं आया, मैं सीधा ही निकल गया। मैं भी बहुत कांटों के पलंग पे सोया हूँ और बहुत ज़िंदगी ऐसी काटी है जो दिखती नहीं है, जो पीछे है। या आपको जो दिखता है, जो अच्छी चीज़ है, जो गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, बिजनेस है, पैसा है, वो आपको दिखता है। राजेलाल जी, सबसे पहले तो आपका मनोरंजन कट्टा में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आई डिड इट माई वे, बिल्कुल एक टाइटल जो है इसका बोल्ड है। दो तरीके में इसे अगर कोई ऑडियंस है, अगर किताब पढ़ता भी है या सोचेगा, तो दो एंगल से ले सकता है। या तो पोलाइटली आई डिड इट माई वे, और एक होता है कि आई डिड इट माई वे मैंने किसी का नहीं सुना, मैंने अपने तरीके से किया जी, दिल के तरीके से जी। तो आपसे जानना चाहिए, सबसे पहले तो थोड़ा दर्शकों के लिए आपके बारे में बताइएगा। मेरे बारे में आपको मैं क्या बताऊं, मैं एक्चुअली बॉम्बे का रहने वाला हूं। मेरी पैदाइशी 1947 में कराची में हुई थी। 6 महीने का था जब पार्टीशन हुआ, तो मेरे पेरेंट्स हमको बॉम्बे ले आए। बॉम्बे में काफ़ी उन्होंने जो स्ट्रगल की है वो तो खैर दैट इज़ हिस्ट्री। बट मैं पला पड़ा बॉम्बे में हुआ। हम लोग चर्च गेट में रहते थे, तो सेंट जेवियर्स स्कूल, सेंट जेवियर्स कॉलेज, यहाँ पे मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद मैंने नौकरी की सीबा में। वहाँ पे मुझे मौका मिला अमीन सयानी साहब को मिलने का, जब बिना का गीतमाला, बिना का टूथपेस्ट, बिना का कॉस्मेटिक्स में था। बिल्कुल दौर अलग ही दौर, वो दौर अलग था। वो अमीन सयानी का, बिना का गीतमाला, रेडियो सिलोन, तो वो भी मुझे मौका मिला करीब 1-1.5 साल उनके साथ काम करने का। तो वो बहुत अच्छा दौर था। उसके बाद बायर इंडिया ज्वाइन किया, थोड़े दिन काम किया, 1.5-2 साल काम किया। फिर एक मौका मुझे मिला, कोई बाहर से, लंदन से दोस्त आए हमारे पिताजी के, जो वहाँ पे काम करते थे कराची में। तो उन्होंने कहा कि भाई एक बिज़नेस का अपॉर्चुनिटी है, तो आप मेरे बेटे को, आपके बेटे को मुझे चाहिए, आप लीजिए। वो कहते हैं कि नहीं वो अच्छी नौकरी में है, अभी आप हिलाओ मत। मेरा तो दिल कुछ और चीज़ चाहता था। ऐसा डिड इट माई वे। मेरा मन बहुत था कि मैं कुछ करूं, मैं ये चांस ले लूँ। आई वॉज ओनली 19 और 20 ईयर्स ओल्ड, 20 साल की उम्र में। तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, बनी बनाई, बहुत अच्छी फ्यूचर था जिसमें। तो वो नौकरी जब छोड़ी तो घर वाले तो खैर पागल हुए सारे। और मैं जो करता था हमेशा मेरे पिता के और फैमिली के खिलाफ, जो वो बोले उसका उल्टा करता था। तो वो हमेशा उल्टा करता था। जब वो बोले ये नहीं करना है तो मैं करता था। तो मेरी तो आदत थी, जो मैंने नौकरी छोड़ दी। मैंने कहा ठीक है, देखा जाएगा। घर पे जो मार वार पड़ी वो अलग बात है। लेकिन उसके बाद जब ये कंपनी ज्वाइन की, इनकी काम किया, इनके साथ करीबन 2-3 साल, 4 साल काम किया। सब कुछ सेटअप किया दिल्ली में, बॉम्बे में, सब सेटअप हो गया। उसके बाद एक दिन उन्होंने मुझे निकाल दिया। एक दिन सड़क पे आ गया मैं कि भाई अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मेरा बेटा था वहाँ, उसको आ गया, अभी वो चार्ज ले रहा है, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, जाइए। खैर वो जो भी हुआ बाद में, तो उस वक़्त फिर एक बार ज़मीन तले निकल गई, जो बोलते हैं। सोच रहे हैं क्या करें, कुछ करें। ये कब की बात थी? ये बात है करीबन 1974-75 की बात है। तो 74-75 में वापस जब झटका लगा, किसके पास जाए? घर वालों के बोलेंगे तो मार पड़ेगी कि भाई हमको बोला था तुम आराम से नौकरी करो, लेकिन तुमने नहीं की, अभी तुम भुगतो, अभी खुद संभालो। तब तक मेरी शादी हो चुकी थी 69 में। तो 71 में मेरा बेटा भी पैदा हुआ था, तो घर बार संभालना था। तो उसके बाद मैं सोच नहीं था क्या करूं। उसके बाद
मैंने को एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक हमारे दोस्त हैं मिस्टर किरण कपूर, कपूर लैम्पशेड, दिल्ली में आपने नाम सुना होगा। तो वो बॉम्बे में कोई शोरूम खोलना चाहते थे। मेरे एक बहुत करीब के दोस्त और मेंटोर थे मिस्टर राम बत्रा, जो मुझे, जिनको मैं बहुत चाहता हूँ और उन्होंने बहुत सीखा है उनसे। तो वो जब आए मेरे को, वो तो उनके बैंड बॉक्स के शोरूम थे। बैंड बॉक्स को ड्राई क्लीनिंग दुकान होती थी यहाँ पे, करीबन 20-22 शोरूम। तो दुकान बंद कर रहे थे, तो मेरे को बोला बेटा क्या कर रहे थे? मैंने कहा अंकल सोच रहा हूँ दुबई जाऊँ या क्या करूँ। तो बोला क्या चाहिए क्या थे? तो मैंने कहा मेरा एक दोस्त है, वो कपूर लैम्पशेड का शोरूम खोलना चाहता है यहाँ पे। तो बोले हाँ तो खोल दो तुम। कपूर लैम्पशेड क्या, तू अभी लैम्पशेड बेचेगा? उनका दिमाग जो लैम्पशेड का था वो लैम्प का शेड होता कि लैम्प के। तो मैंने कहा ये लैम्पशेड नहीं है, नाम कपूर लैम्पशेड है, लेकिन वो शैंडलियर बेचते हैं, क्रिस्टल के शैंडलियर, बड़ा नामचीन काम है उनका। तो वो बॉम्बे में आना चाहते हैं। तो बोला ऐसे करो 22 शोरूम मेरे फ्री हैं, जिस पे तुम उंगली रखो वो तुम्हारी हुई। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको फ़ोन किया, वो आ जाएगा। तो आ गया, तो उसने देखा भैया काला घोड़ा में एक अच्छी थी खाइबर के बाजू में जगह, तो वो बड़ा शोरूम था, वो उस पर उंगली रखी। और एक लिंकिंग रोड पे गजीबो के बाजू में एक जगह थी, वो दोनों पे उंगली रखी। मैंने कहा अंकल ये 2 जगह अच्छी। कह रहे ये तुम्हारा हुआ, तुम चलाओ। तो जब शुरू किया उस वक़्त सिस्टम क्या था कि अभी मेरे पास ना पैसा था ना कुछ था, तो मैं किस तरीके से इन्वॉल्व हूँ। तो एक तरफ इनका शोरूम था, एक तरफ ये थे। तो इन दोनों ने फिर सोच समझ के सोचा भैया राजन को कैसे इन्वॉल्व रखना है, तो इसको एक थोड़ा सा शेयर दे देते हैं हम, 1% का या कुछ शेयर देके, तो ये इन्वॉल्व रहेगा, ताकि इसका नाम सबसे मिलाया हमको तो इसका शेयर होना चाहिए। तो वो शेयर जब रखा, तो जब शुरू हुआ, हमने इनॉग्रेट किया, तो दिलीप कुमार साहब और सायरा बानू जी आए थे इनॉग्रेशन पे। और लिंकिंग रोड की शोरूम जो है वो स्वामी चिन्मयानंद से की थी, जो बत्रा साहब ने स्थापित की है पवाई में, जो स्वामी चिन्मयानंद आज भी है, वो सब उनका बनाया हुआ शुरू किया हुआ है। तो वहाँ से शुरुआत हुई, तो एकदम से झटके में मुझे पैसे थोड़े मिलने लगे और थोड़ी ज़िंदगी सुधारने लगी। उसके बाद जब ये हुआ, तो मैं अपने जो कस्टमर थे जिनको मैं ये इंटरलाइनिंग बेचता था, जो धंधा शुरू किया था इंटरकॉलर इंटरलाइनिंग का, तो मैंने कहा अभी क्या करें इसका, ये तो एक लाइफलाइन तो है नहीं जो हो रहा है। तो मैं एक हमारे दोस्त हैं कीकू समतानी, उनके पास गया। वो बोला बेटा तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं तो बस घूम ही रहा हूँ, कुछ चक्कर हो नहीं रहा। क्या तुम ये बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट करते अपना? तो मैंने कहा भैया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए, ये है वो है। तो कहता है कितना पैसा चाहिए? मैंने कहा अभी कुछ तो चाहिए होगा, आपने माल खरीदना है, कपड़ा खरीदना है, उसको प्रोसेस कराना है, फिर बेचना है। तो उसने ड्रॉर खोल के एक 10,000 की थप्पी टेबल पे रखी है। कहते 10,000 बहुत बड़े थे। बोले ये 10,000 चलेगा? मैंने कहा चलेगा। कहते ये 10,000 ले जाओ और अपनी कंपनी स्टार्ट करो, जाके कपड़ा खरीदो, माल बनवाओ और मुझे सप्लाई करो। तो इस तरीके से मेरी कंपनी जो ITL थी, इंटर लाइनिंग, वो स्टार्ट हुई। और उसके बाद जब हुई तो गाड़ी चल गई, और उसमें से अगले 3, 4, 5 साल में मेरा बिजनेस इतना फैल गया ऊपर वाले की दया से कि 5 ऑफिस थे, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, बेंगलोर, तिरुपुर में अपने ऑफिस थे, अपनी वेयर हाउसेस थे, अपनी बिल्डिंग खरीदी मैंने इधर सीप्स में, ITL हाउस 20,000 स्क्वायर फीट की। तो मतलब अच्छा चल गया। तो ये बट 1980 के करीब थोड़ा सा मेरा पर्सनल प्रॉब्लम, मैरिटल प्रॉब्लम हो गया कुछ। तो वो मैंने, बच्चों को छोटे थे, तो वो घर से अलग हो गया मैं। वो मेरी एक सबसे बड़ी भूल थी जो किताब में लिखी है। किताब की वजह यही है, आई डिड इट माई वे। जो गलतियाँ आदमी करता है ना अपने टाइम में, जो इम्पल्सिव डिसीजन लेता है, जो आप सोचता नहीं कि वे बच्चों का क्या होगा, वाइफ का, फैमिली का, दोस्तों का क्या होगा, आप सोचते नहीं हो, आप इम्पल्सिव डिसीजन ले रहे हो कि मुझे नहीं चाहिए, मैं निकल रहा हूँ। तो वो डिसीजन कितने लोगों को अफेक्ट करता है, कितने बच्चों को अफेक्ट करता है, लाइफ उनकी चेंज हो जाती है, ये हम लोग सोचते नहीं है। तो ये गलतियाँ जो हमने की हैं, जो मैंने की हैं, वो उसके बारे में मैंने ये किताब लिखी है। तो ये सब मेन चीज़ वो ये सब बैकग्राउंड में बिजनेस तो ठीक है, जो है वो है,
तो ये मेरे बारे में इतनी किताब नहीं है, ये गलतियां जो आदमी करता है जो इसको नहीं करनी चाहिए वो किताब उसके लिए लिखी गई है। आई डिड इट माई वे, बट आई डिड इट माई वे तक ठीक है, लेकिन अपने ईगो पे बैठ के आप डिड इट माई वे करो तो गलत बात हो जाती है। इसलिए ये किताब मैंने लिखी है। तो आगे तो जर्नी आपको पता है, फिर फिल्मों में हो गई, फिर फिल्म में वो 90s में फिल्मों की तरफ सब फिल्मों में मैंने चांस मिला तो फिल्में की, 10-15 फिल्में की। उसके बाद फिर प्रॉब्लम और हो गई, प्रॉब्लम के साथ तो मेरी ज़िंदगी कटी पूरी। फिर मैं बॉम्बे छोड़ दिया पूरा, दुबई चला गया और दुबई में फिर 53 की उम्र में स्क्रैच से स्टार्ट किया, एकदम ज़ीरो से। यहाँ से कुछ नहीं लिया, वहाँ से ज़ीरो पे स्टार्ट किया, एक छोटे कमरे में रह के अपना वैसे जैसे 70s में स्टार्ट किया था वैसे फिर 53 की उम्र में स्टार्ट किया। और ऊपर वाले की दया से वो 20-25 साल से चल रही है। आज 5-6 फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे चल रहा है, तो ज़िंदगी अच्छी है। तो ये ऊपर वाले की दया। बीच में हेल्थ की प्रॉब्लम भी थी, मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई हेल्थ की, हार्ट अटैक और कैंसर और ये वो सब चीज़ें थी। तो वो सब चीज़ें के साथ भी बावजूद आज फिर मैंने ये 4 साल में मंजू के साथ किताब कंप्लीट की, तो आज ये किताब आपके सामने है। तो आपने आपके लाइफ में काफी उतार चढ़ाव देखा, अप डाउन आपने देखा। बिल्कुल आप कम थे, डाउन ज़्यादा थे। इसीलिए बॉलीवुड में थे, काम कर रहे थे इंडस्ट्री में जी। तो आपकी मुलाकात महेश भट्ट है और उसके अलावा अनुपम खेर जी है। उनका जब स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा था उस समय आप एकदम बिल्कुल दिलदार आप बने थे और उनको मदद भी कर रहे थे। जी। तो वो थोड़ा वाक्य बताइए। शुरू में जब कॉलेज में था तो मेरे से दोस्ती हो गई विनोद मेहरा के साथ। विनोद मेहरा हमारे ग्रुप में था, तो उसको वो भी बेचारा स्ट्रगल बहुत कर रहा था। और मेरे पेरेंट्स जो थे वो तो उनकी तो सोशल लाइफ बड़ी अच्छी थी, क्योंकि मेरा जो मामा था जेसी जैन, वो टाइम्स ऑफ इंडिया का जनरल मैनेजर था। उसने फिल्म फेयर शुरू किया था, फिल्म फेयर अवार्ड स्टार्ट किए थे, फेमिना, इलस्ट्रेट वीकली, स्क्रीन, ये सब उन्होंने किया था। तो वो मामा मेरे ज़माने में बॉलीवुड में लेजेंड थे और किंग मेकर थे। वो किसी स्टार को या बना सकते या तोड़ सकते थे, क्योंकि उस वक्त फिल्म फेयर बहुत स्ट्रॉन्ग होता था और फिल्म फेयर अवार्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग। तो मैंने बचपन से वो देखा है मैंने। और फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड भी मेरे को याद है, मैंने अटेंड किया शर्मुखानंद में। उसके बाद जितने भी वो थे सब जाता था। तो वो सब मैंने बचपन में मैंने सब देखा है। बट फिल्मों का मुझे कीड़ा था कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए कुछ मुझे आइडिया नहीं था। उस वक्त मेरे को विनोद मेहरा जब मिला तो उस वक्त इसने एक फिल्म बनाई थी, एक थी रीटा करके तनुजा के साथ, जो चली नहीं थी। तो वो कह रहा था, जब आता था मेरी पार्टियों पे, देखते थे इतने फिल्म स्टार हैं, इतने प्रोड्यूसर हैं, तो वो कहता है यार फादर को बोल के मेरा FC मेहरा के साथ आपका इतना दोस्त है, कुछ काम करवा दे। तो मैंने फादर ने बात की, भैया FC मेहरा से बात की, बहुत लड़का अच्छा, देखो हैंडसम है, इसको आप देखो फिल्मों में चांस लेके। कहते क्या किया है? कहते एक फिल्म बनाई है जो चली नहीं। तो बोले मुझे फिल्म दिखाओ। तो रैमनॉट में हमने उसका ट्रायल रखा था, हम तीनों देखी। तो उन्होंने पिक्चर देखने के बाद मेहरा साहब जो थे वो उठ के ख़त्म हो के चले गए, उठ गए, ना बाय बाय किया, ना हेलो किया, ना अच्छी थी या बुरी थी, कुछ नहीं बोल के निकल गए। तो इसका दिल बैठ गया बेचारे का कि भाई क्या करें। मैंने कहा फिक्र मत कर, बात करते हैं। तो अगले दिन मैंने मेरे फादर से बात की, भैया ये तो उठ के चले गए थे, ना मिले, हाथ मिलाए या कुछ, बस ऐसे ही उठ के चले गए। तो फिर अगले दिन उसको फ़ोन किया मेहरा साहब को, फादर ने, भैया क्या हुआ तुम उठ के ऐसे चल। कहते यार मेरे को टॉयलेट जाना था बहुत ज़बरदस्त, तो मैं टॉयलेट जाके फिर मेरे को ख्याल नहीं आया, मैं सीधा ही निकल गया, अभी उसको भेजो मेरे ऑफिस में कल। तो मैं विनोद को लेके ऑफिस में गया। ऑफिस में मेहरा साहब ने बात की, नाज सिनेमा में उनका ऑफिस होता था, ईगल फिल्म्स का। तो बात की तो उन्होंने बोला, अपनी हल्की पतली आवाज़ होती थी उनकी, बोला एक फिल्म में आपको दूंगा 50,000 रुपये और दूसरी फिल्म में दूंगा 1 लाख रुपए। तो विनोद का तो हाथ कांपने लगे कि भाई इतना, उस ज़माने में 50,000 लाख रुपया बहुत बड़ी बात होती थी। तो 50,000 का चेक उन्होंने अकाउंटेंट को बुला के दे दिया। जब बाहर आया तो उसके हाथ कांप रहे थे, कहता मेरा तो अकाउंट ही नहीं है, बैंक अकाउंट ही नहीं है। मैं कहा यार तू क्या करे, बैंक अकाउंट खोलते हैं चल। बैंक अकाउंट खोला, जो भी हुआ। उसके बाद वो पिक्चर का नाम था ऐलान, जो उसने रेखा के साथ बनाई थी। सेकंड पिक्चर का नाम था लाल पत्थर, जो राजकुमार, राखी और हेमा मालिनी के साथ बनी थी। उसके बाद उसकी गाड़ी चल पड़ी, तो काफ़ी
उसको मदद मिली, तो उसने उस वक़्त गाड़ी भी ले ली, घर भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, काम चलता रहा। बहुत बड़े दिल वाला और अच्छा लड़का था, बहुत मेरा जिगरी था और बहुत जल्द चला गया बेचारा। लेकिन ऐसे लोगों को, मैं कहने का मतलब है कि ये बीच-बीच में ऐसे लोग आए जिनको मैं अगर कुछ कर सका तो मैं किया। उसके बीच में जगजीत सिंह आया, फिर अनूप जलोटा था, भूपिंदर मिताली थी, फिर तलत अज़ीज़ आया, पंकज आया, अपना रूप राठौड़ आया, ये सब, इन सब के साथ मेरी काफ़ी जर्नी रही, क्योंकि कॉलेज में हमको गाने का शौक़ था, तो हम गाने वाने गाते थे, संगीत मंडल था हमारा। तो एक साल हमको भी अवार्ड मिल गया था संगीत मंडल का गाने का। तो मैं जगजीत के साथ शोज़ करता था, भूपिंदर के साथ शोज़ करता था। तो ऐसा अपना दौर चल। महेंद्र कपूर मेरा गुरु था, उनसे मैं सीखता था, उनको मैं बैडमिंटन खिलवाता था, वो मुझे गाना सुनाते थे। तो ये हमारा फीस होती थी। तो ऐसे दौर चलता रहा, ऐसे कॉलेज का बहुत अच्छा गुजरा। उसके बाद फिर जगजीत को, भूपिंदर, अनूप जलोटा, पंकज, तलत, ये सब जितने भी थे, रूप, इन सब को किसी न किसी तरह एक सपोर्ट सा होता है सिस्टम, जिसको उनको, उनकी वजह से मैं एक एरिया बना जहाँ पे उनको मिल गया प्रोग्रेस रिपोर्ट। उसके बाद तो लेजेंड, आज सारे लेजेंड हैं सब, और मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए। कुछ निकल चले गए, भूपिंदर, जगजीत चला गया, बाकी अभी हैं, बट बड़ी अभी भी इज्जत और जान पहचान करते हैं। उसके बाद जब मैं शिफ्ट हुआ 80s में पाली हिल श्रीनगर में, छोटा सा मेरा 400 स्क्वायर फीट का घर था, और मैं मूव इन किया जब मैं फैमिली का घर छोड़ा। उसके बाद नीचे मुझे मिला एक दिन महेश भट्ट, घूम रहा था अपने बच्चे को गोद में लेके, और हाथ में छोटी सी पूजा थी, पूजा भट्ट। तो नीचे ऐसे घूम रहा था, तो मेरी बात हुई, हेलो हाय हुई, तो कहते आप नीचे इधर रहने आए हैं। छोटा सा घर था मेरा, सामने अमजद खान का ऑफिस था, पीछे मेरा ये छोटा सा गैराज टाइप का घर था। तो एक जगह पार्किंग की खाली होती थी, तो मैंने कहा ये, तो सिक्योरिटी को मैंने पूछा, भैया ये पार्किंग खाली क्यों रहती है? तो कहते साहब ये महेश भट्ट साहब का पार्किंग प्लेस है। तो मैंने कहा महेश साहब के पास गाड़ी है? कहते हैं उनके पास गाड़ी तो है नहीं। तो मैंने कहा फिर पार्किंग काय के लिए रखी? कहते हैं वो उनको अलॉट हुई है तो कोई पार्क नहीं कर सकता। तो नीचे मिला, मैंने कहा आप महेश भट्ट? मैंने कहा हाँ महेश, मैं हम राजन लाल, ये वो, दोस्ती हो गई। मैंने कहा मेरे पास गाड़ी है, पार्किंग की जगह नहीं है, तेरे पास गाड़ी नहीं है और पार्किंग की जगह है, तो मैं अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर सकता हूँ? बोलते हैं हाँ पार्क कर लो। उसके बाद हमारी दोस्ती हो गई, फिर रोज़ आना जाना हुआ, फिर रोज़ महफिलें जमने लगी। तो जो उसके पास आता था वो मेरे पास आता था। अब अनुपम खेर आता था ऑटो में, तो ऑटो दे के फिर सीधा घंटी बजा के ग्राउंड फ्लोर में मेरे पास आता था, नाश्ता वाश्ता खाना करके फिर ऊपर जाता था, फिर नीचे आके मेरे पास आता था। तो इसका आना जाना, कुलभूषण खरबंदा, मार्क जुबैर, दीप्ति नवल, शफी नामदार, दिलीप ताहिल, अनिल कपूर, संजय, सब आने लग गए शाम को। उनका कॉमन चॉइस था, भैया इधर फ्री की दारू मिलती है। मेरी जो उस वक्त कंपेनियन वाइफ थी वो फ्लाई करती थी, तो वो विस्की की बोतलें तो ले आती थी, ब्लैक लेबल, उस वक्त ब्लैक लेबल बहुत बड़ी चीज़ थी। तो ये सारे जो हैं शाम को पहुंच जाते थे और बड़ा मज़ा आता था, इतना झमघट जमता था, और सारे स्ट्रगलर। तो वो जो 7 साल मैं उस जगह पे था, इनकी सबकी जो है कहीं ना कहीं टांका लग गया। सारांश जैसे थी, बन रही थी वो पिक्चर, मैंने बनानी थी महेश के साथ, कुछ हो गया, नहीं बनी। तो फिर उसके बाद उसको निकाल दिया इसने, फिर संजीव कुमार को लिया, तो हरी भाई को लेके आए। तो रात को हम 4 बजे तक मेरे घर में हरी भाई, मैं, जगजीत और महेश बैठे हुए थे कहानी सुनाने को। उसने बोल दिया मैं करूँगा। उसके बाद इसको पता लग गया, ये आया, बड़ा झगड़ा, रोया धोया बहुत। उसने खुद कहा ये सब कि भाई मैं महेश को बोलो मैं उसको शराब दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, मुझे नहीं दिया मैं खुदकुशी कर लूँगा। बड़ा रोया। तो मैंने महेश को बुलाया, मैंने कहा महेश यार इसको कर दे। कहते यार ये तो हरी भाई के साथ बात हो चुकी तुम्हारे सामने, तुम्हारे घर पे। तो मैंने कहा नहीं यार इसको कुछ कर, ये कुछ कर देगा, तुम्हारे को शराब वराब नहीं लगना चाहिए। तो बड़ा मुश्किल से महेश को मनवाया, तो महेश ने फिर उसको सारांश दी। आगे तो आपको पता है, उसके बाद 550 फिल्में बना चुका है आज। और मुझे जब मिला अभी काफ़ी साल से दुबई में, तो बड़े प्यार से मिला और काफ़ी अच्छी बोला भी, इंटरव्यू भी दी, वो है सब। तो ऐसे ऐसे लोग रास्ते में आए। शफी नामदार को काम नहीं, उसको ड्रामा का शौक़ था, तो उसके लिए मैंने ड्रामा कंपनी खोल दी। तो वो ड्रामे करता था बहुत, सबरूज समसक के साथ।
और बाकी सब वो पृथ्वी थिएटर पे। तो बगैर मैं हूँ तो जब तक मैं नारियल नहीं फोड़ूँ वो खोलता नहीं था। ये सब चीज़ें प्यार से होती। तो उसको मैंने काफ़ी उस वक़्त मदद की, दिलीप ताहिल को की, कुलभूषण खरबंदा थी, मार्क जुबैर था, इन सब की सम वे और दी अदर कहीं ना कहीं जहाँ पे मेरा रसूख था, कांटेक्ट था, मैं बोलता था भैया वो कुछ हो जाए इनका तो अच्छा है। और सबका हुआ और सब आज अपने अपने मुकाम पे हैं, सब बैठे हैं। लेकिन आज सिर्फ मैं उनसे प्यार ही लेता हूँ, आते हैं मिलते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं, मैं उनको प्यार से मिलता हूँ। बस ऐसे ही कारवां चलता रहा और आगे बढ़ते रहे। उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया अंधेरी में, वहाँ पे बंगला था मेरा, बंगले पे फिर मैंने फिल्में जब शुरू की 90s में, तो वो दौर कुछ और ही था जब 10-15 फिल्में बनाई अपू राजा से स्टार्ट करके जो डबिंग का जो दौर शुरू किया। तो उस पे बाद फिर फिल्म इंडस्ट्री के साथ राब्ता हो गया और काफ़ी चला 10 साल तक, बहुत तगड़ा। और वो 2000 में फिर मैं तंग होके छोड़ के मैंने कहा एक अच्छी जगह चलें। ट्राई किया दुबई में, मैं कहा चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो अपना वापस आ जाएंगे। तो वहाँ पे चल गया काम और मुझे अच्छा लगा। तो मैंने इधर का सारा काम छोड़ के, फिल्में छोड़ के, बिजनेस छोड़ के वहाँ पे एक नया शुरू से 53 में स्टार्ट किया और आज वहाँ पे मैं 25 साल से हूँ। वहाँ पे लिखी, वहाँ पे मेरे को मंजू मिली, 4 साल में किताब लिखी और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो आपकी जैसी बुक लॉन्च है जी, शायद कल ही हो रहा है, 1 मार्च कल को है। मेरी मदर का आज 103rd बर्थडे है आज 28 को उनका बर्थडे। और मैं चाहता था कि उनके बर्थडे पे मेरी बुक लॉन्च हो। तो 28 का डेट नहीं मिलके पहली की मुझे मिली। तो एक्चुअली उनकी बर्थ 29 फरवरी की है, लीप ईयर में पैदा हुई थी। तो मैंने कहा चलो 1 मार्च को रखें, तो उनकी ऑनर में ये कल। और ये एक बात बोलनी बहुत ज़रूरी है, 28 साल पहले मैंने इसी जगह पे बॉलरूम, लीला बॉलरूम में 50वीं मैंने 50th बर्थडे अपना मनाया था, जब मैंने 5 प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे। और उसका पूरा वहाँ पे आए थे शत्रुघ्न सिन्हा, सुनील दत्त, मुकेश अंबानी, कपिल देव, नागार्जुन, ये और पूरी फिल्म इंडस्ट्री 500 लोग की यहाँ पे थी जब मैंने मनाया और ये लॉन्च किए थे प्रोजेक्ट। तो आज 28 साल के बाद एक पता नहीं क्या डेस्टिनी है क्या है, और मेरी मदर की बर्थ एनिवर्सरी पे ये आज उसी जगह पे, उसी मकाम पे ये मैं किताब लॉन्च कर रहा हूँ आज। तो ये पता नहीं एक अजीब सा है, पता नहीं क्या है, बट ये जिंदगी का एक पूरा साइकिल है जो 28 साल के बाद मैं फिर यहाँ पे आया हूँ उसी जगह। कि 28 साल मैंने सोचा नहीं था कि 28 साल के बाद मैं फिर इसी जगह पे आके अपनी किताब लॉन्च करूँगा। तो ये एक तकदीर है, पता नहीं क्या है। तो आपने इनको इनवाइट किया, अनुपम जी को? हाँ, अनुपम आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। शत्रुघ्न जी चीफ गेस्ट हैं और जितेंद्र जी और राकेश रोशन जी और प्रिया दत्त आ रही हैं, दत्त साहब की बेटी। ये किताब मैंने दत्त साहब को डेडिकेट की है। मेरा जो एसोसिएशन रहा दत्त साहब के साथ 20-25 साल काफ़ी क्लोज रहा है और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो मेरे मेंटोर भी हैं, भाई भी हैं, दोस्त भी थे, तो उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। तो ज़िंदगी में ऐसे ऐसे लोग मुझे मिले हैं, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा हैं, उनसे भी बहुत सीखा है मैंने। उन्होंने मेरा किताब का फॉरवर्ड भी लिखा है। और ऐसे ऐसे दोस्त, अब जैसे लीला का मालिक है दिनेश नायर, मेरा बहुत पुराना दोस्त है। अब वो कहता है तुमने बुक लॉन्च करनी थी तो 50वीं की थी, यहाँ पे ये बुक लॉन्च भी यहीं पे होगी क्योंकि मैं करूँगा इसका। तो ये इतना मदद कर रहे हैं पूरा लीला में। ऐसे ऐसे दोस्त ज़िंदगी में मिलते हैं जो आपके लिए रह जाते हैं और कुछ ना कुछ कर जाते हैं। तो ये मेरा एक खुशनसीबी है, या मैं ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हैं कि आज ये सब जो भी हो रहा है सब अपने आराम से हो रहा है। अब तक जितना भी मैंने बात किया तो काफी इंटरेस्टिंग किस्से आपने शेयर किए, तो ये सारी चीजें बुक में है? जी हाँ, सारी और भी बहुत कुछ लोगों सारी और भी बहुत हैं। और जब ये किताब रेडी होने के बाद में आप इसको कभी पढ़ते होगे जी, पढ़ा होगा उसको जी, तो कहते ना किताब के एक पन्ने जैसे आप पलटोगे तो आप अपने जीवन के उन लम्हों को पलट रहे, फिर से याद कर रहे। बिल्कुल। तो कौन सा किताब में कोई पन्ना आने के बाद में आप रुक जाते होगे उस पे, जो काफी आपको टच कर जाता होगा? पन्ने तो ऐसे हैं कि हर एक टचिंग ही हैं, लेकिन सबसे टचिंग पन्ना मेरा वो है कि जब
मैंने जब अपना मैरिटल होम, बच्चों को, बीवी को जब छोड़ा था, वो सबसे मेरा इम्पोर्टेंट पन्ना है लाइफ का, क्योंकि वो जो स्टेप लिया था वो बहुत गलत स्टेप था एक। ये मैं सबको कन्वे करना चाहता हूँ कि ऐसे स्टेप लेने के पहले आदमी को सोच लेना चाहिए कि उसका नतीजा क्या होगा, कितने लोग और कितने लोग अफेक्ट होंगे, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके दोस्त, सबको क्या असर पड़ेगा उन पर। वो उस वक़्त आदमी सोचता नहीं है। मैंने नहीं सोचा, उसका नतीजा जो था वो बहुत गलत हुआ। तो वो आदमी को रियलाइज़ करना चाहिए कि जब ऐसे स्टेप्स लाइफ में, ज़िंदगी में आते हैं, मुकाम जब आते हैं, तो उस वक़्त आदमी एक इमोशनल इम्पल्सिव स्टेप लेता है और इमेच्योरिटी होती है। आप 20-21 साल में या 25 साल में आप फुली ग्रोन अडल्ट तो नहीं है ना, आप तो ज़िंदगी तो देखी नहीं आपने। इसके लिए उनको कोई आदमी चाहिए जो उनको गाइड करे। उस वक़्त मेरे पास कोई नहीं था जो मुझे गाइड करता कि भैया ऐसे मत कर, ये जो कर रहा है तो जो भी करना है सोच समझ के कर। तो मैं वो चाहता हूँ कि वो लोग जो इस मुकाम पे हैं या इस स्टेज से पास कर रहे हैं, उनको ऐसा कोई सबक मिले, कोई बोलने वाला मिले कि भाई देखो ये इस आदमी ने सब किया था और भुगत रहा है, ये तुम करने के पहले सोच लो जो कर रहे हो। इसके लिए ये किताब जरूरी नहीं है कि जैसे आपने बोल्ड स्टेप्स लिए, शायद आपकी डेस्टिनी उसी पे लिखी हुई थी आगे की। जी जी, तो नेसेसरी नहीं कि उसी चीज को आज कोई करने जाएगा तो उसकी भी उसी तरीके की डेस्टिनी कुछ और भी बिल्कुल हो सकती बिल्कुल। तो बट सोचना बहुत ज़रूरी है। कोई इम्पोर्टेंट स्टेप, या शादी हो, या बच्चे हों, या आपकी कोई बिजनेस जॉब हो, या फ्रेंडशिप हो, या रिलेशनशिप हो, हर एक चीज़ में जब वो क्या कहते हैं एक एक्सपायरी डेट आती है, वो एक्सपायरी डेट पास होने के पहले आदमी सोचना चाहिए कि ये गलती जो कर रहा हूँ, ये गलती दूसरे की है कि अब खुद की है। ये एक्चुअली आप सोचोगे, आज मैं सोचता हूँ तो मैं क्या गलती मेरी थी, क्योंकि ये जब जो भी हुआ और गलत हुआ, ये मैं सोचता हूँ कि भाई गलती मेरी थी। अगर मैं बैठ के बात करता और सॉर्ट आउट करता, इसको कम्युनिकेट करता, तो ये शायद गलती होने से रुक जाती और शायद मेरी ज़िंदगी आज अलग होती। लेकिन मेरी ज़िंदगी तो कांटों भरी थी। तो वो कांटे भरे जो किसने किए हुए, तो ऊपर का कर्म है। जो करता है वो आदमी भरता है, तो वो तो मैं आज भी भर रहा हूँ। लेकिन ये जो अंदर से फीलिंग है कि ये जो किए चीज़ें ये दूसरा नहीं कोई करे, इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ और लिखना चाहता हूँ इसके बारे में। और मेरे आखिरी सवाल है कि इतनी इंटरेस्टिंग, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ एकदम इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, क्योंकि लेकिन ये वीडियो इंटरव्यू है तो इसके लिए लिमिटेशंस में इसको रखते हैं जी। तो अगर ये बुक पर आप चाहते हो, अगर कोई इस पर फिल्म बनाना चाहे, अगर फिल्म बनती है तो रियल लाइफ में प्ले करने के लिए आप किसे आप सोचते हो कि बेटर रहेगा? ये क्वेश्चन जो है, मेरे को पिछले 3 दिन से इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये हर एक आदमी जो है ये मेरे को पूछता है कि अगर ये अगर फिल्म बनेगी तो किसको लेना चाहिए। अब मैं क्या सोचूं किसको लेना चाहिए, क्योंकि इतने लोग हैं जो कर सकते हैं ये रोल। बट पहले तो कोई आए तो सही पिक्चर बनाने के लिए, फिल्म बनाने के लिए। बट अगर कोई बने तो मेरे ख्याल काफ़ी लोग हैं जो इस फिल्म को काफ़ी अच्छी तरह निभा सकते हैं। और मेरे जहन में एक लड़का है, हमारा गुड्डू, राकेश रोशन का बेटा ऋतिक, वो मेरे ख्याल कर सकता है। खैर वो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत बॉडी वॉडी है, मेरी जैसी शक्ल बेवड़े वाली नहीं है जो लगता है। लेकिन मैं शराब नहीं पीता और कभी पी भी नहीं, लेकिन शक्ल भगवान ने दी है ऐसी, तो क्या करेंगे। दर्शकों को आप कुछ कहना चाहोगे एंड इंटरव्यू के? दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई जो गलतियाँ मैंने की हैं, जो मैंने भुगता है, और जो हम आप सब समझते हैं कि हमारा जो पलंग है वो सब रोजेस का है या गुलाब का है, इतना ऐसा नहीं है। मैं भी बहुत कांटों के पलंग पे सोया हूँ और बहुत ज़िंदगी ऐसी काटी है जो दिखती नहीं है, जो पीछे है। या आपको जो दिखता है, जो अच्छी चीज़ है, जो गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, बिजनेस है, पैसा है, वो आपको दिखता है। लेकिन जो गलतियाँ और जो जिस कांटों के बिस्तर पे मैं सोया हूँ वो कोई नहीं जानता, वो मुझे ही जानता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप ज़रा सोचिए कोई भी काम करने के पहले उसको।